पेप्पिनो। उसी समय जब काउंट का भावपोत कैप मोर्जियो के पीछे ओझल हो रहा था, फ्लोरेंस से रोम जाने वाले डाक मार्ग पर यात्रा कर रहा एक व्यक्ति अभी-अभी छोटे से नगर आक्वापेनदिएंते से निकला था। यात्रा का कुछ भाग पैदल तय करते हुए वह बहुत सा रास्ता बिना किसी संदेह को आकर्षित किए पार कर गया। फ्रॉक कोट में, या यूं कहें कि यात्रा से घिस चुके एक ओवरकोट में, पर उस पर सिला हुआ लीजन ऑन ऑफ ऑनर का फीता अब भी चमकदार और उज्जवल दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति स्पष्टतः फ्रांसीसी था, न केवल अपने वस्त्र और अपने पदक से, बल्कि उस उच्चारण से भी जिसमें वह डाक घोड़ों के सारथी से बात कर रहा था। इस बात का एक और प्रमाण कि वह उसी देश में जन्मा था जिसकी भाषा सार्वभौमिक कही जाती है, ये था कि उसे इतालवी के केवल वे ही शब्द आते थे जो संगीत से संबंधित थे, जो फिगारो के गॉडेडैम की तरह किसी भी भाषा की सूक्ष्मताओं के स्थान पर काम कर सकते हैं। ऑलेग्रो, वह पुकारता जब गाड़ीवान घोड़ों को किसी चढ़ाई पर ले जाते। मोडेरातो, वह चिल्लाता जब वे नीचे उतरते। ईश्वर ही जानता है कि माखवा पेंदेंते से होकर फ्लोरेंस और रोम के बीच की सड़क पर कितनी चढ़ाइयां और उतार हैं। इन दोनों शब्दों से स्वाभाविक ही उन भले लोगों में बहुत हंसी फैल जाती जिनसे वह संबोधित होते थे। अनंत नगर के निकट पहुंचकर, अर्थात लास तोरता पर पहुंचते ही, जहां से रोम की झलक मिल जाती है, उस यात्री ने वह उत्सुकता नहीं दिखाई जो प्रत्येक विदेशी को अपनी सीट से उठने के लिए विवश करती है, ताकि वह प्रसिद्ध सेंट पीटर के गुंबद को देख सके, जो किसी भी अन्य चीज से पहले दिखाई देता है। नहीं, उसने केवल अपनी जेब से एक पोर्टफोलियो निकाला और उसमें से 4 बार तय किया हुआ एक कागज निकाला, जिसे उसने अत्यंत सावधानी से खोला और फिर मोड़ा, मानो श्रद्धा से, और केवल इतना कहा, अच्छा, यह अभी भी मेरे पास है। गाड़ी पोर्ता देल पोपोलो से भीतर आई, बाह्यमत मुड़ी और होटल दे लॉन्ड्रे के सामने रुक गई। हमारे पुराने मित्र सिग्नोर पास्त्रिनी ने दरवाजे पर टोपी हाथ में लेकर उस यात्री का स्वागत किया। यात्री उतरा, अच्छे भोजन का आदेश दिया और थॉमसन एंड फ्रेंच नामक संस्था का पता पूछा, जो तुरंत उसे बता दिया गया, क्योंकि वह संस्था रोम की सबसे प्रसिद्ध संस्थाओं में से एक थी। उसका कार्यालय सेंट पीटर के पास विया देई बानकी में था। रोम में जैसे अन्य स्थानों में डाक गाड़ी का आगमन एक घटना होता है। मारियुस और ग्राक्की के 10 युवा वंशज नंगे पांव और कोहनियों पर छेद लिए, पर एक हाथ कमर पर और दूसरा बांह चित्रवत सिर के ऊपर मोड़े हुए। यात्री डाक गाड़ी और घोड़ों को देख रहे थे। इन विशिष्ट रोमी लड़कों के साथ पापल राज्य के लगभग 50 निकम्मे लोग भी आ मिले थे। उन लोगों में से जो टाइबर नदी में, जब उसमें पानी होता है, सैंट एंजेलो के पुल से थूककर पानी में गोल गोल लहरें बनाते रहते हैं। अब चूंकि रोम के ये लड़के और गली के बच्चे पेरिस के बच्चों के विपरीत हर भाषा समझ लेते हैं, विशेषकर फ्रांसीसी, उन्होंने यात्री को कमरे मांगते, भोजन का आदेश देते और अंत में थॉमसन एंड फ्रेंच का पता पूछते हुए सुन लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब नया आगंतुक होटल से अपने अनिवार्य मार्गदर्शक के साथ बाहर निकला, तो दर्शकों की भीड़ में से एक व्यक्ति अलग हुआ और यात्री की दृष्टि से ओझल रहते हुए, और मानो मार्गदर्शक की दृष्टि से भी, विदेशी के पीछे पीछे कुछ दूरी पर चलने लगा, उतनी ही कुशलता से जैसे कोई पेरिस का जासूस। वह व्यक्ति थॉमसन एंड फ्रेंच के पास पहुंचने के लिए इतना उतावला था कि उसने घोड़ों को जोते जाने की प्रतीक्षा भी नहीं की। गाड़ी को रास्ते में उसे उठा लेना था या बैंक के द्वार पर उसका इंतजार करना था। वह गाड़ी से पहले ही वहां पहुंच गया। फ्रांसीसी भीतर गया, अपने मार्गदर्शक को प्रतीक्षा कक्ष में छोड़ते हुए, जहां वह तुरंत उन 2-3 व्यापारियों से बातचीत करने लगा जिनका कोई व्यापार नहीं होता, या यदि आप चाहें तो हजारों व्यापार होते हैं, जो रोम में बैंकों, गिरजाघरों, खंडहरों, संग्रहालयों या रंगमंचों के द्वारों पर मंडराते रहते हैं। उसी समय वह व्यक्ति भी भीतर गया जो होटल पर
दर्शकों के समूह से अलग हुआ था। फ्रांसीसी ने सामने के कार्यालय की खिड़की पर घंटी बजाई और पहले कक्ष में प्रवेश कर गया। उसकी छाया भी उसके पीछे चली आई। क्या यही थॉमसन एंड फ्रेंच हैं? उस विदेशी ने पूछा। एक प्रकार का नौकर उठा। पहले कक्ष के गंभीर संरक्षक, एक विश्वस्त लिपिक के संकेत पर। मैं किस नाम से सूचना दूं? नौकर ने पूछा, विदेशी के आगे आगे चलने की तैयारी करते हुए। बारोन डांगलार, यात्री ने उत्तर दिया। मेरे साथ आइए, नौकर ने कहा। एक द्वार खुला। नौकर और बारोन उसके भीतर गायब हो गए। वह व्यक्ति जो डांगलार के पीछे आया था, प्रतीक्षा करने के लिए एक बेंच पर बैठ गया। लिपिक लगभग 5 मिनट तक लिखता रहा। इस समय तक वह बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल स्थिर और मौन रहा। फिर लिपिक की कलम कागज पर चलना बंद हो गई। उसने सिर उठाया, सावधानी से चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि वे अकेले हैं, कहा, आह, तो तुम आ ही गए, पेप्पिनो। हाँ, उस व्यक्ति ने संक्षेप में उत्तर दिया। क्या उस मोटे आदमी से कुछ अच्छा मिलने की संभावना है? उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। हमें सूचना मिल चुकी है। तो तुम्हें मालूम है कि वह यहाँ क्यों आया है, जासूस? क्यों नहीं, वह पैसे निकालने आया है। बस हमें यह नहीं पता कि कितने। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, मेरे मित्र। अच्छा, पर उस दिन की तरह मुझे गलत सूचना मत देना। क्या मतलब? तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या उस अंग्रेज की जिसने कुछ दिन पहले 3,000 एक्यू लेकर प्रस्थान किया था? नहीं, उसके पास सचमुच 3,000 एक्यू थे और हमें वे मिल गए। मैं उस रूसी राजकुमार की बात कर रहा हूं। उसका क्या? तुमने कहा था 30,000 लीवर और हमें केवल 22,000 मिले। तुमने शायद ठीक से खोजा नहीं। लुइजी वाम्पा ने स्वयं तलाशी ली थी। तो फिर या तो उसने अपने आरण चुका दिए होंगे, एक रूसी, या फिर उसने धन खर्च कर दिया होगा। संभव है, उसने कहा। यह निश्चित है, पर मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। नहीं तो वह फ्रांसीसी अपना काम पूरा कर लेगा, इससे पहले कि मैं ठीक ठीक राशि का पता लगा सकूं। पेपिनो ने सिर हिलाया और जेब से एक माला निकालकर कोई प्रार्थना बुदबुदाने लगा, जबकि लिपिक उसी द्वार से भीतर चला गया जो अभी अभी नौकर और बैरन के लिए खुला था। 10 मिनट बाद वह चौड़ी मुस्कान के साथ लौट आया। तो पेपिनो ने पूछा, तैयार रहो, यह तो राजाओं जैसी रकम है। 5 या 6 मिलियन, मेरा ख्याल है। हाँ, तुम्हें यह संख्या कैसे पता? एक बिल के बदले, जिस पर मोंटे क्रिस्टो के काउंट के हस्ताक्षर हैं। तुम काउंट को जानते हो? रोम, वेनिस और वियना में मान्य। बिल्कुल, लिपिक ने कहा। तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? मैंने तुम्हें बताया था कि हमें पहले से सूचना मिल चुकी है। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए? यह निश्चित करने के लिए कि यही हमारा आदमी है। वही है। 5 मिलियन अच्छी रकम है ना, पेपिनो? हाँ, हमारे हिस्से में तो कभी इतनी नहीं आएगी। कम से कम कुछ टुकड़े तो मिलेंगे, पेपिनो ने दार्शनिक भाव से कहा। चुप, वह आ रहा है। लिपिक ने अपनी कलम उठा ली और पेपिनो ने अपनी माला। जब द्वार खुला, एक लिख रहा था और दूसरा प्रार्थना कर रहा था। डांगलार प्रकट हुआ, बहुत प्रसन्न दिखाई देता हुआ, और उसके साथ बैंकर था जो उसे द्वार तक छोड़ने आया था। जैसा तय था, डांगलार के लिए आने वाली गाड़ी थॉमसन एंड फ्रेंच के भवन के सामने खड़ी थी। मार्गदर्शक ने द्वार खोला। एक चिचेरोने बहुत उपयोगी प्राणी होता है, जिसे हर प्रकार के काम में लगाया जा सकता है। डांगलार 20 वर्ष के युवक की फुर्ती से गाड़ी में कूदकर बैठ गया।
मार्गदर्शक ने द्वार बंद किया और कोचवान के पास जा बैठा। पेप्पिनो पीछे की सीट पर चढ़ गया। क्या महामहिम सेंट पीटर को देखना चाहेंगे? मार्गदर्शक ने पूछा। क्यों? बैरन ने उत्तर दिया। क्योंकि उसे देखने के लिए मैं रोम कुछ देखने नहीं आया, डांगलार ने ऊंचे स्वर में कहा। फिर लालच भरी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, मैं छूने आया हूं। और उसने अर्थपूर्ण ढंग से अपने पोर्टफोलियो को छुआ, जिसमें उसने अभी अभी एक पत्र रखा था। तो महामहिम जा रहे हैं? होटल कासा पास्त्रीनी, मार्गदर्शक ने कोचवान से कहा, और गाड़ी रेस की गाड़ी की तरह तेजी से चल पड़ी। 10 मिनट बाद बैरन अपने कमरों में लौट चुका था और पेप्पिनो होटल के सामने की लंबी बेंच पर बैठ गया। उससे पहले उसने उन मारियुस और ग्राक्की के वंशजों में से एक लड़के से कुछ फुसफुसाकर कहा था, जिनका उल्लेख हमने इस अध्याय के आरंभ में किया था। वह लड़का जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, कैपिटोल की ओर दौड़ पड़ा। डांगलर थका हुआ, संतुष्ट और नींद से भरा था। वह बिस्तर पर गया, अपनी जेब की पुस्तक तकिए के नीचे रखी और सो गया। पर पेप्पिनो के पास बहुत समय था। उसने कुछ कुलियों के साथ मुर्रा खेला, 3 एक्यू हार गया और सांत्वना में और वियतों की एक सुराही पी ली। अगले दिन डांगलार देर से जागा, यद्यपि वह जल्दी सो गया था। पिछली 5 या 6 रातों से उसने बहुत कम या बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। उसने भरपूर नाश्ता किया और जैसा कि उसने कहा था, अनंत नगर की सुंदरता देखने की उसमें कोई विशेष इच्छा नहीं थी। इसलिए उसने दोपहर के लिए अपने डाक घोड़ों को तैयार करने का आदेश दिया। पर डांगलार ने पुलिस की औपचारिकताओं और डाक प्रमुख की आलस्य का हिसाब नहीं लगाया था। घोड़े केवल 2 बजे आए और मार्गदर्शक पासपोर्ट पर मुहर लगवाकर 3 बजे लौटा। इन सारी तैयारियों ने सिग्नोर पास्त्रीनी के द्वार पर दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ खड़ी कर दी और उनमें ग्राक्की और मारियुस के वंशजों की कमी नहीं थी। बैरन इन निकम्मों के समूहों के बीच विजयी भाव से चलता हुआ गया, जो उसे महामहिम कहकर संबोधित कर रहे थे, ताकि उसे एक बायो को मिल सके। डांगलार, जो जैसा हम जानते हैं बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति था, अब तक बैरन कहलाने से ही संतुष्ट रहा था और उसे अभी तक महामहिम नहीं कहा गया था। यह उपाधि उसे बहुत प्रिय लगी और उसने भीड़ की ओर कुछ पाउल फेंक दिए। जो थोड़े और मिल जाए तो उसे राजकीय महामहिम घोषित करने को भी तैयार थी। कौन सा मार्ग? सारथी ने इतालवी में पूछा। अंकोना की ओर, बैरन ने उत्तर दिया। सिग्नोर पास्त्रीनी ने प्रश्न और उत्तर का अनुवाद किया और गाड़ी सरपट दौड़ पड़ी। डांगलार का इरादा वेनिस जाने का था और वहां अपनी संपत्ति का एक भाग निकालने का, फिर वेनिस से वियना जाने का, जहां वह शेष धन निकाल लेगा। उसके बाद उसकी योजना वियना में बसने की थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि वह नगर बहुत सी सुख सुविधाएं प्रदान करता है। रोमन मैदान में वे 3 लीग ही आगे बढ़े थे कि रात उतरने लगी। डांगलार को यह एहसास नहीं हुआ था कि वे इतनी देर से निकल रहे हैं, अन्यथा वह रोम में ही रुक जाता। उसने सारथी से पूछा कि अगले नगर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। नॉन कापिस्को, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। डांगलार ने सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, ठीक है, और गाड़ी आगे बढ़ती रही। मैं पहले डाक स्थान पर रुक सकता हूं, डांगलार ने सोचा। उसे अब भी उस सुख का कुछ अंश महसूस हो रहा था जो उसने पिछले दिन अनुभव किया था और जिसने उसे इतनी अच्छी नींद दी थी। वह दोहरी स्प्रिंगों वाली एक मजबूत अंग्रेजी गाड़ी में आराम से बैठा था। उसे अनुभव हो रहा था कि 2 शक्तिशाली घोड़े उसे सरपट आगे खींच रहे हैं और वह जानता था कि अगला पड़ाव 7 लीग दूर है। जब कोई बैंकर हो और उसने सफलतापूर्वक दिवालिया घोषित कर दिया हो, तो और क्या चाहिए? 10 मिनट तक उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, जो अभी भी पेरिस में थी।
और अगले 10 मिनट उसने अपनी बेटी के बारे में सोचा, जो मैडेमोआजेल दारमिली के साथ संसार भर में घूम रही थी। फिर उसने अपने लेनदारों के बारे में और इस बारे में विचार किया कि वह उनके धन को कैसे खर्च करेगा। और जब सोचने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, तो उसने आंखें बंद कर लीं और सो गया। समय-समय पर जब गाड़ी किसी ऐसे झटके से हिलती जो बाकी से अधिक कठोर होता, डांगलार क्षण भर के लिए आंखें खोल देता और स्वयं को उसी वेग से उसी रोमन मैदान में आगे बढ़ता पाता, उन टूटे हुए जल सेतुओं के बीच से, जो ऐसे प्रतीत होते मानो दौड़ते-दौड़ते पत्थर के दैत्य बनकर जम गए हों। पर रात ठंडी, अंधेरी और वर्षामय थी, और आधी नींद में डूबे व्यक्ति के लिए गाड़ी के भीतर पीछे बैठे रहना, आंखें बंद किए, कहीं अधिक अच्छा था, बजाय इसके कि वह सिर बाहर निकालकर ये पूछे कि वह कहाँ है। उस सारथी से जिसका एकमात्र उत्तर होता, नॉन कापिस्को। इसीलिए डांगलार सोता रहा, ये सोचते हुए कि जब वे अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे, तब जागना पर्याप्त होगा। गाड़ी रुक गई। डांगलार को लगा कि वह अंततः अपने अभिलषित स्थान पर पहुंच गया है। उसने आंखें खोलीं और शीशे से बाहर देखा, यह अपेक्षा करते हुए कि वह किसी नगर के बीचों बीच होगा या कम से कम किसी गांव में। पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिवाय एक तरह की एकाकी झोंपड़ी के, जिसके पास 3-4 व्यक्ति छायाओं की तरह आते-जाते दिख रहे थे। वह कुछ देर प्रतीक्षा करता रहा, ये सोचते हुए कि अब भी वह सारथी जिसने अपना पड़ाव पूरा किया है, उससे किराया मांगने आएगा। उसने सोचा कि वह इस अवसर का उपयोग नए चालक से कुछ जानकारी लेने में करेगा। पर घोड़े खोले गए और बदले गए, और कोई भी यात्री से पैसे मांगने नहीं आया। आश्चर्यचकित होकर टांगलार ने दरवाजा खोला, पर एक मजबूत हाथ ने तुरंत उसे बंद कर दिया और गाड़ी फिर चल पड़ी। अब बैरन पूरी तरह जाग गया और अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अरे! उसने सारथी को पुकारा। अरे! मियो कारो! यह वही बेल कांतो इतालवी थी, जो उसने तब सीखी थी जब उसकी बेटी प्रिंस कवालकांति के साथ युगल गाया करती थी। पर मियो कारो का कोई उत्तर नहीं मिला। तब डांगलार ने खिड़की खोल दी। सुनो, मेरे अच्छे मित्र, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने सिर बाहर निकालते हुए कहा। देंत्रो लातेस्ता। एक गंभीर और आदेशपूर्ण स्वर में आवाज आई, साथ ही एक धमकी भरे संकेत के साथ। डांगलार देंत्रो लातेस्ता समझ गया। अपना सिर भीतर रखो। जैसा कि देखा जा सकता है, वह इतालवी में शीघ्र प्रगति कर रहा था। उसने आज्ञा मान ली, पर कुछ आशंका के साथ, और क्योंकि उसकी चिंता हर क्षण बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में उसका मन, जो यात्रा के आरंभ में रिक्त था और जिसने उसे नींद दी थी, अब विचारों से भर गया, और हर विचार पिछले से अधिक ऐसा था जो किसी यात्री को चौकन्ना बनाए रखे, विशेषकर उस यात्री को जो डांगलार की स्थिति में हो। अंधकार में उसकी आंखों में वह तीक्ष्णता आ गई जो प्रबल भावनाएं पहले पहल देती हैं, पर बाद में अत्यधिक उपयोग से उसका विपरीत प्रभाव हो जाता है। भय से पहले मनुष्य स्पष्ट देखता है, भय के समय वह दो दो वस्तुएं देखता है, और भय के बाद वह धुंधला देखने लगता है। डांगलार ने देखा कि एक व्यक्ति चोगे में लिपटा हुआ दाहिने द्वार के पास घोड़े पर उसके साथ साथ दौड़ रहा है। कोई सिपाही होगा, उसने सोचा। क्या मुझे फ्रांसीसी तार द्वारा पोंतिफिकल अधिकारियों के सामने प्रकट कर दिया गया है? उसने अपने संदेह को दूर करने का निश्चय किया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने पूछा। तेंत्रो ला तेस्ता। वही आवाज उसी धमकी भरे स्वर में फिर गूंजी। डांगलार ने बाइएं द्वार की ओर देखा। वहां भी एक घुड़सवार साथ साथ दौड़ रहा था। निश्चय ही, डांगलार ने कहा, मुझे सचमुच गिरफ्तार कर लिया गया है। और वह सीट पर ढह गया, इस बार सोने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए। कुछ ही देर बाद चंद्रमा निकल आया। गाड़ी के पीछे से उसने बाहर झांका और मैदान में वे विशाल जल सेतु देखे,
वे पत्थर के प्रेत जिन्हें उसने जाते समय देखा था, पर अब वे दाहिनी ओर नहीं बल्कि बाईं ओर थे। उसे समझ में आ गया कि गाड़ी मुड़ गई है और उसे वापस रोम की ओर ले जाया जा रहा है। ओह! मैं कितना अभागा हूँ, वह बुदबुदाया। निश्चय ही उन्होंने मेरे प्रत्यर्पण का आदेश प्राप्त कर लिया है। गाड़ी भयावह वेग से दौड़ती रही। एक भयानक घंटा बीत गया, क्योंकि हर नया संकेत यह सिद्ध कर देता था कि भगोड़े को उसी मार्ग से वापस ले जाया जा रहा है बैका जिससे वह आया था। अंततः उसने अपने सामने एक काला विशाल आकार देखा, मानो गाड़ी उसी से टकराने वाली हो। पर वह मुड़ गई और उस अंधकारमय आकृति के समानांतर चलने लगी, जो और कुछ नहीं बल्कि रोम को घेरे हुए प्राचीरों का घेरा था। हो! ओह! डांगलार बुदबुदाया। हम नगर में नहीं जा रहे, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। हे भगवान! अभी मुझे ध्यान आया। क्या यह संभव है? उसके बाल खड़े हो गए, क्योंकि उसे रोमी डाकुओं की वे रोचक कथाएं याद आ गईं, जिन्हें पेरिस में लोग बहुत हल्के में लेते थे। अल्बेयर मोर्सेफ ने उनमें से कुछ कथाएं मैडम डांगलार और यूजिनी को सुनाई थीं, उस समय जब युवा विस्काउंट को पहली के दामाद और दूसरी के पति बनने की बात चल रही थी। शायद ये चोर हैं, उसने सोचा। अचानक गाड़ी किसी ऐसी सड़क पर दौड़ने लगी जो रेत से ढकी सड़क से अधिक कठोर थी। डांगलार ने साहस करके दोनों ओर देखा और अजीब आकार के स्मारक दिखाई दिए। मोरसेर्फ की कहानी अब उसे हर विवरण सहित याद आने लगी थी और उसने सोचा कि वह अवश्य ही एपियन मार्ग पर है। गाड़ी के बाएं ओर एक प्रकार की धंसी हुई जगह में एक गोलाकार गड्ढा दिखाई दे रहा था। वह काराकल्ला का सर्कस था। दाहिने द्वार के पास दौड़ते हुए व्यक्ति के एक शब्द पर गाड़ी रुक गई। उसी समय बाएं द्वार खुला और एक आवाज ने आदेश दिया, स्कैंदी। डांगलार बिना विरोध के उतर गया। वह अब भी इतालवी बोल नहीं सकता था, पर अब वह भाषा समझने लगा था। लगभग मृतप्राय अवस्था में उसने चारों ओर देखा। वह 4 व्यक्तियों से घिरा हुआ था, सारथी को छोड़कर। दीक्वा, उन 4 में से एक ने कहा, और उस छोटे मार्ग से नीचे उतर गया, जो एपियन मार्ग से रोमन मैदान की उन अनियमित टीलों के बीच जाता था। डांगलार बिना बहस किए उसके पीछे चल पड़ा और उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि बाकी 3 भी उसके पीछे आ रहे हैं। पर उसे लगा कि वे लोग रास्ते में लगभग बराबर दूरी पर प्रहरी की तरह रुकते जा रहे हैं। लगभग 10 मिनट चलने के बाद, जिनमें डांगलार ने अपने मार्गदर्शक से एक भी शब्द नहीं कहा, वह अपने आप को एक छोटी सी पहाड़ी और एक ऊंची झाड़ी के बीच खड़ा पाया। उसके चारों ओर खड़े 3 मौन पुरुष एक त्रिकोण बना रहे थे, जिसके बीच में वह स्वयं था। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसकी जीभ ने उसका साथ नहीं दिया। अवांती, वही तीखी और आदेशपूर्ण आवाज बोली। इस बार डांगलार ने शब्द और संकेत दोनों से समझ लिया, क्योंकि उसके पीछे चल रहे व्यक्ति ने उसे इतनी जोर से आगे धक्का दिया कि वह लगभग अपने मार्गदर्शक से टकरा गया। वह मार्गदर्शक हमारा मित्र पेप्पिनो था, जो ऊंची झाड़ियों के भीतर एक घुमावदार पगडंडी पर आगे बढ़ा। ऐसी पगडंडी जिसे केवल चींटियां और छिपकलियां ही रास्ता समझ सकती थीं। पेप्पिनो एक चट्टान के सामने रुक गया, जिसके ऊपर घनी झाड़ी उगी हुई थी। यह चट्टान आधी खुली पलक की तरह थी, जिसने उस युवक को निगल लिया, जो उसमें ऐसे गायब हो गया जैसे हमारी परिकथाओं में कोई शैतान गड्ढे में उतर जाता है। डांगलार के पीछे वाले व्यक्ति की आवाज और संकेतों ने उसे भी वही करने का आदेश दिया। अब कोई संदेह नहीं रह गया था। फ्रांसीसी दिवालिया रोमी डाकुओं के हाथों में था। डांगलार ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया, जैसे कोई मनुष्य 2 भयानक खतरों के बीच फंसकर भय से साहसी हो जाता है। यद्यपि उसका शरीर रोमन मैदान की दरारों में घुसने के लिए बना नहीं था, फिर भी वह पेप्पिनो के पीछे फिसल गया और आंखें बंद किए नीचे गिर पड़ा। जब वह पैरों के बल खड़ा हुआ, उसने फिर आंखें खोल दी। रास्ता चौड़ा था, पर अंधेरा।
पेपिनो अब जब वह अपने घर में था और छिपने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था, चकमक से आग निकालकर मशाल जला ली। दो अन्य पुरुष डांगलार के पीछे उतर आए और पीछे से चलते हुए जब भी वह रुकने लगता, उसे धक्का देकर एक ढलान से नीचे उस स्थान तक ले गए जहां चार दिशाओं में रास्ते बढ़ते थे। यहाँ सफेद पत्थर की दीवारें थीं, जिनमें ताबूतों के लिए खोखले स्थान बने थे, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, जो किसी खोपड़ी की गहरी काली आंखों जैसे प्रतीत होते थे। एक प्रहरी अपनी कार्बाइन की नली को बाईं हाथ पर थपथपा रहा था। मित्र या शत्रु? उसने पूछा। मित्र, पेपिनो ने कहा। कप्तान कहाँ है? वहां, प्रहरी ने अपने कंधे के ऊपर संकेत करते हुए कहा, जहां चट्टान में खोदा गया एक बड़ा सा कक्ष था, जिसकी रोशनी चौड़े मेहराबी खुलों से गलियारे में फैल रही थी। अच्छा शिकार, कप्तान, बहुत अच्छा शिकार, पेपिनो ने इतालवी में कहा, डांगलार के फ्रॉक कोट के कॉलर को पकड़कर उसे उस द्वार जैसे खुले स्थान की ओर खींचते हुए, जिससे उस कक्ष में प्रवेश किया जा सकता था, जहां कप्तान ने अपना निवास बना रखा था। क्या यही वह आदमी है? उसने पूछा, जब उसने प्लूटार्क की अलेक्जेंडर का जीवन नामक पुस्तक से सिर उठाया, जिसे वह ध्यान से पढ़ रहा था। यही है कप्तान, यही है। अच्छा, इसे मेरे सामने लाओ। इस कुछ उद्दंड आदेश पर पेपिनो ने मशाल इतनी तेजी से डांगलार के चेहरे के पास कर दी कि वह पलटकर पीछे हट गया, इस भय से कि उसकी पलकें जल न जाएं। उसका चेहरा पीला और व्याकुल था और उस पर भयानक आतंक के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। यह आदमी थका हुआ है, कप्तान ने कहा। इसे उसके बिस्तर तक पहुंचा दो। ओह, डांगलार बुदबुदाया। यह बिस्तर शायद दीवारों में बने ताबूतों में से एक होगा और वह नींद मृत्यु की नींद होगी, जिसे उन खंजरों में से कोई एक देगा जिन्हें मैं अंधेरे में चमकते देख रहा हूं। वास्तव में उस विशाल कक्ष के अंधेरे में सूखी घास या भेड़िए की खाल के बिस्तरों से उठते हुए उन लोगों के साथी दिखाई दे रहे थे जिन्हें अल्बेर मोर्सेफ ने सीजर की टिप्पणियां पढ़ते पाया था और जिन्हें डांगलार अलेक्जेंडर का जीवन पढ़ते देख रहा था। बैंकर ने एक धीमी करार निकाली और अपने मार्गदर्शक के पीछे चल पड़ा। उसने न तो प्रार्थना करने का प्रयास किया, न चिल्लाने का। उसमें न शक्ति थी, न इच्छा, न साहस, न भावना। वह चला क्योंकि उसे ले जाया जा रहा था। वह एक सीढ़ी से ठोकर खा गया और यह समझकर कि उसके सामने सीढ़ियां हैं, उसने सहज ही सिर झुका लिया ताकि टकराए नहीं और स्वयं को एक ऐसे कक्ष में पाया जो ठोस चट्टान में काटकर बनाया गया था। वह साधारण था, पर साफ और सूखा, यद्यपि धरती की सतह से असीम गहराई में स्थित था। सूखी घास का एक बिस्तर, जिस पर बकरियों की खाल बिछी थी, उस कोठरी के एक कोने में फैला हुआ था। उसे देखकर डांगलार को लगा मानो उसने अपनी मुक्ति का चमकता हुआ प्रतीक देख लिया हो। ओह, ईश्वर का धन्यवाद, वह बुदबुदाया। यह सचमुच एक बिस्तर है। पिछले 1 घंटे में यह दूसरी बार था जब उसने ईश्वर का नाम लिया था। ऐसी बात जो पिछले 10 वर्षों में उसके साथ नहीं हुई थी। एको, मार्गदर्शक ने कहा, और डांगलार को कोठरी में धकेलकर उसने द्वार बंद कर दिया। कुंडी खड़की और डांगलार कैदी बन गया। वैसे भी यदि ताला न भी होता तो भी सेंट पीटर को किसी स्वर्गदूत के मार्गदर्शन में ही उस सेना के बीच से निकलना पड़ता जो सेंट सेबास्टियन की कटकॉम्स की रक्षा कर रही थी, अपने नेता के चारों ओर डेरा डाले हुए, जिसमें पाठक निश्चय ही प्रसिद्ध लुइजी वाम्पा को पहचान चुका होगा। डांगलार ने वास्तव में उस डाकू को पहचान लिया था, यद्यपि जब मोर्सेफ ने फ्रांस में उसका परिचय कराने की कोशिश की थी, तब वह उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने न केवल उसे पहचाना, बल्कि उस कोठरी को भी पहचाना जिसमें मोर्सेफ को बंद किया गया था और जो संभवतः विदेशियों के लिए सुरक्षित एक निवास थी। ये स्मृतियां, जिन्हें संयोग से डांगलार कुछ प्रसन्नता के साथ याद कर रहा था, उसके मन में कुछ शांति ले आईं। चूंकि उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा था,
इसलिए डाकुओं का इरादा उसे मारने का नहीं था। उन्होंने उसे लूटने के लिए पकड़ा था, और चूंकि उसके पास केवल कुछ लुई थे, इसलिए उससे फिरौती ली जाएगी। उसे याद आया कि मोरसेफ से लगभग 4,000 एक्यू की मांग की गई थी, और क्योंकि वह स्वयं को मोरसेफ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझता था, उसने अपने मन में अपनी कीमत 8,000 एक्यू तय कर ली। और 8,000 एक्यू का अर्थ था 48,000 लीवर। उसके पास तब भी लगभग 50,50,000 फ्रांक बच जाते। उस धन से वह कहीं भी काम चला सकता था। इस प्रकार लगभग निश्चिंत होकर कि वह इस साहसिक घटना से जीवित निकल जाएगा, विशेषकर इसलिए कि 5,50,000 लीवर की फिरौती पर कभी किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा गया था, डांगलार अपने बिस्तर पर लेट गया और 2-3 बार करवट बदलने के बाद उतनी ही शांति से सो गया जितनी उस नायक को थी जिसकी कथा लुइजी वाम्पा पढ़ रहा था।